चैप्टर इंटर स्टेट रिलेशंस। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये रिलेशन सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। हम की आर्टिकल्स को समझेंगे जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, ट्रेड, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग को रेगुलेट करते हैं। पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, आर्टिकल 261। आर्टिकल 261 के अकॉर्डिंग फुल फेथ और क्रेडिट दिया जाता है पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग को जो सेंटर और स्टेट ने किया होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब है कि अगर एक स्टेट में कोई लॉ या जजमेंट दिया जाता है तो वो पूरे देश में वैलिड होगा। आइए की टर्म्स को देखते हैं। पब्लिक एक्ट ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन को इंक्लूड करता है जो गवर्नमेंट ने अपने ड्यूटीज के दौरान किए होते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड ये ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड होते हैं जो पब्लिक सर्वेंट बनाते हैं अपने ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान। जुडिशियल प्रोसीडिंग ये कोर्ट केसेस के डिसीजन को इंक्लूड करते हैं जो एक स्टेट में दिए जाते हैं लेकिन उनके इफेक्ट पूरे इंडिया में होते हैं। एग्जाम्पल, अगर महाराष्ट्र में कोई सिविल कोर्ट का जजमेंट दिया गया है तो वो दिल्ली में भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन ये रूल क्रिमिनल केसेस पर अप्लाई नहीं होते। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को एड्रेस करता है जो एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच वाटर रिसोर्सेज का डिवीजन या उसको लेकर होते हैं। की प्रोविजंस को देखते हैं। पार्लियामेंट को यह पावर दी गई है कि वो वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए लॉज बनाए। ये लॉ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, यूज और कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं। पार्लियामेंट ये भी डिसाइड कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई दूसरा कोर्ट ऐसे डिस्प्यूट को हियर नहीं करेगा। अब लॉज इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 262। रिवर बोर्ड एक्ट 1956 ये लॉ स्टेट को एडवाइस देने के लिए रिवर बोर्ड बनाता है। अगर स्टेट्स चाहे तो सेंट्रल रिवर बोर्ड एस्टेब्लिश कर सकता है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 ये लॉ स्टेट के बीच वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एड हॉक ट्राइब्यूनल बनाता है। इन ट्राइब्यूनल के डिसीजन बाइंडिंग होते हैं और कोई भी कोर्ट उन डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ये एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है जो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच चल रहा है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंदर ट्राइब्यूनल ने डिसीजन दिया था जो दोनों स्टेट को फॉलो करना था। ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया लेकिन ट्राइब्यूनल का डिसीजन बाइंडिंग था। अब इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल का प्रोविजन दिया गया है जो सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन और कॉर्पोरेशन को प्रमोट करता है। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल का मेन एम सेंटर और स्टेट के बीच कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन को इम्प्रूव करना है। प्रेसिडेंट को यह पावर दी गई है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टेब्लिश कर सकता है जब उसे लगता है कि स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग में सेंटर और स्टेट अपने इशू डिस्कस करते हैं जैसे टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्प्यूट एक्सेट्रा। अब इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 301 टू 307 को देखते हैं। आर्टिकल 301 टू 307 में इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स को रेगुलेट किया गया है। इन आर्टिकल्स का मेन पर्पज ये है कि फ्री ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट किया जाए अक्रॉस स्टेट्स ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। आइए इसके की प्रोविजंस को देखते हैं। आर्टिकल 301 ये प्रोविजन फ्री ट्रेड को गारंटी करता है अक्रॉस स्टेट। गुड्स को फ्रीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है बिटवीन स्टेट्स। आर्टिकल 302 सेंटर को पावर दी गई है कि वो इंटर स्टेट ट्रेड पर टैक्स इंपोज कर सकता है लेकिन वो टैक्स यूनिफॉर्म होना चाहिए अक्रॉस द कंट्री। आर्टिकल 303 ये प्रोविजन स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो अपने स्टेट में डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस ना लगाए जो इंटर स्टेट रेट को इफेक्ट करे। एग्जाम्पल, अगर महाराष्ट्र और गुजरात के बीच गुड्स का ट्रेड हो रहा है
तो वो फ्रीली हो सकता है बिना किसी बैरियर के, जब तक सेंटर ने कोई टैक्स इम्पोज ना किया हो। अब जोनल काउंसिल को देखते हैं। जोनल काउंसिल का मेन एम इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को प्रमोट करना है। 5 जोनल काउंसिल है जो डिफरेंट रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, साउदर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल की मीटिंग में सेंटर और स्टेट अपने इशू डिस्कस करते हैं, जैसे डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटर स्टेट इशूज। एग्जाम्पल, साउदर्न जोनल काउंसिल में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर अपने रीजनल इशू डिस्कस करते हैं, जैसे वाटर शेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अब बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263। इंटर स्टेट काउंसिल का मेन एम है सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को बढ़ाना। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 263 के अंदर एस्टेब्लिश की गई है। इसका काम है इंटर स्टेट डिस्प्यूट को सॉल्व करना और सेंटर और स्टेट के बीच कॉमन इंटरेस्ट को समझना। आइए पर्पज ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल को देखते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स और सेंटर। ये काउंसिल स्टेट और सेंटर के बीच कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। ये उन इश्यूज को एड्रेस करती है जिसमें दोनों का इंटरेस्ट हो। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। अगर स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो इंटर स्टेट काउंसिल उसको सॉल्व करने में मदद करती है। ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को कॉम्प्लीमेंट करती है आर्टिकल 131 के थ्रू। एस्टेब्लिशमेंट। फर्स्ट सेटअप। ये काउंसिल पहली बार 1990 में एस्टेब्लिश की गई थी सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद। सरकारिया कमीशन ने सेंटर और स्टेट के बीच बेटर रिलेशन के लिए ये काउंसिल बनाने का सजेशन दिया था। प्रेसिडेंट का रोल को देखते हैं। प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टेब्लिश करे और उसके ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसीड्यूर को डिफाइन करे। अब फंक्शंस ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल को देखते हैं। इंटर स्टेट डिस्प्यूट को इंक्वायरी और एडवाइस करना। अगर स्टेट्स के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो काउंसिल उसको इंक्वायरी करती है और एडवाइस देती है। ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन कोर्ट फाइनल डिसीजन देती है। एग्जाम्पल, अगर तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच कावेरी रिवर डिस्प्यूट है तो इंटर स्टेट काउंसिल को उस इशू को डिस्कस करने का राइट्स है। कॉमन इंटरेस्ट को इन्वेस्टिगेट और डिस्कस करना। सेंटर और स्टेट के बीच जो कॉमन इंटरेस्ट है उनको इन्वेस्टिगेट करना और डिस्कस करना। एग्जाम्पल, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज और नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इश्यूज को डिस्कस करना। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए रिकमेंडेशंस। काउंसिल रिकमेंडेशंस देती है ताकि पॉलिसी और एक्शन को बेटर बनाया जा सके और सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन हो सके। जैसे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान सेंटर और स्टेट को कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल ने रिकमेंडेशंस दिए थे। अब कंपोजिशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल को देखते हैं। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसमें मेंबर चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ड्यूटीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल्स, 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर nominated by the PM, 5 minister of cabinet rank minister of states independent charge also nominated by the PM as a permanent invitees। अब की टर्म्स को देखते हैं। चीफ मिनिस्टर स्टेट के हेड होते हैं जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करते हैं। यूनियन टेरिटरीज, ये वो रीजन होते हैं जहां डायरेक्टली सेंटर का रूल होता है, जैसे दिल्ली, पौंडुचेरी एक्सेट्रा। अब मीटिंग एंड डिसीजन मेकिंग को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, काउंसिल को कम से कम साल में 3 बार मिलना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, सारे क्वेश्चन कॉन्सेंसस के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं, यानी सब मेंबर को एग्री करना पड़ता है। अगर कोई डिसएग्री होता है तो वो इशू को फर्दर डिस्कशन के लिए रखते हैं। अब स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द काउंसिल, 1996 में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी ताकि काउंसिल के मैटर को
कंटिन्यूअस बेसिस पर प्रोसेस किया जा सके। इसके मेंबर हैं यूनियन होम मिनिस्टर एज चेयरमैन, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, 9 चीफ मिनिस्टर। ये कमेटी इंटर स्टेट इशू को इफिशिएंटली और क्विकली एड्रेस करने के लिए काम करती है। अब इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरिएट स्टेब्लिश इन 1991। ये एक सेक्रेटरिएट है जो काउंसिल को असिस्ट करता है। ये काउंसिल के मीटिंग, डिस्कशन और रिकमेंडेशंस को हैंडल करता है। अब इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आर्टिकल 301 टू 305 को देखते हैं। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब है गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच होता है। ये प्रोविजन आर्टिकल 301 से 305 तक दिया गया है, जिसमें फ्रीडम और रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया गया है। ये प्रोविजंस इंडियन फेडरल सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंटर और स्टेट के बीच ट्रेड को रेगुलेट करते हैं। आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड आर्टिकल 301 कहता है कि इंडिया के अंदर ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स मतलब गुड्स और सर्विस का मूवमेंट फ्री होगा बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। ये फ्रीडम इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों पर लागू होता है। एग्जाम्पल, अगर आप पंजाब से हरियाणा में गुड्स बेचते हो तो उस स्टेट को कोई भी स्टेट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। ये फ्रीडम पूरे देश में अप्लाई होती है। आर्टिकल 302 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरत हो तो पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ये रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड और कॉमर्स पर इम्पोज की जा सकती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती बिटवीन स्टेट्स। जैसे अगर ड्रॉट या स्कार्सिटी ऑफ गुड्स किसी स्टेट में हो तो पार्लियामेंट उस स्टेट के लिए टेम्पोररी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शंस अदर स्टेट्स को इफेक्ट नहीं कर सकती। आर्टिकल 303 रेस्ट्रिक्शंस ऑन स्टेट्स बाय स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट रेस्ट्रिक्शंस स्टेट को अपने लेवल पर भी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करने का पावर होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के सेक्शंस के बिना कोई भी बिल पास नहीं हो सकता। ये रेस्ट्रिक्शंस पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती एक स्टेट के गुड्स को दूसरे स्टेट के गुड्स से। मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट के गुड्स को अनफेयरली टैक्स या रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। जैसे अगर महाराष्ट्र ने अपने स्टेट में टैक्स लगा दिया है पंजाब के गुड्स पर, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा और ये आर्टिकल 303 के अगेंस्ट होगा। आर्टिकल 304 पावर ऑफ स्टेट्स टू इम्पोज टैक्स ऑन गुड्स। टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स स्टेट को टैक्स इम्पोज करने का पावर है अगर गुड्स दूसरे स्टेट से इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन ये टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो सकता। अगर एक स्टेट में सिमिलर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो तब टैक्स लगाना अलाउ है। एग्जाम्पल, अगर कर्नाटका में कॉफी प्रोड्यूस होता है तो तमिलनाडु को कर्नाटका से आने वाली कॉफी पर टैक्स लगा सकता है, लेकिन ये टैक्स अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 305 फ्रीडम सब्जेक्ट टू नेशनलाइजेशन लॉज। आर्टिकल 305 कहता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड यानी कि आर्टिकल 301 को नेशनलाइजेशन लॉज के अंदर रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मतलब अगर सेंटर या स्टेट को मोनोपोली देना हो तो वो लॉज बना सकते हैं जिसमें प्राइवेट सिटीजन को उस ट्रेड में पार्टिसिपेट करने से रोक सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर सेंटर को रेलवे का मोनोपोली देना हो तो वो प्राइवेट कंपनीज को रेलवे सर्विस में ऑपरेट करने से रोक सकता है। ये नेशनलाइजेशन लॉज के थ्रू होता है। अब एप्रोप्रिएट अथॉरिटी रोल ऑफ पार्लियामेंट को एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंट करने का पावर दिया गया है जो ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स को रेगुलेट करे। ये अथॉरिटी ये इंश्योर करेगी कि रेस्ट्रिक्शंस और फ्रीडम का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा हो कि नहीं। अब बात करते हैं जोनल काउंसिल को डिटेल में। जोनल काउंसिल एक स्टेटरी मतलब एक लॉ के अंदर बनाए गए बॉडी है जो डेलिबरेटिव और एडवाइजरी रोल में काम करती है।
इसका मेन पर्पज है कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच। ये बॉडी एडवाइजरी है, मतलब जो भी डिसीजन या रिकमेंडेशंस होती है वो बाइंडिंग नहीं होती। अब जोनल काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट 1956 के अंदर जोनल काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था। ये एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 का हिस्सा था। इसका एम था, जोनल काउंसिल का मेन एम है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर्स में इंप्रूवमेंट हो सके। जोनल काउंसिल की फॉर्मेशन को देखते हैं। जोनल काउंसिल को 5 जोन में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, साउदर्न जोन। जोनल काउंसिल के फॉर्मेशन में कुछ फैक्टर्स को कंसिडर किया गया। नेचुरल डिवीजन ऑफ कंट्री, जैसे माउंटेन रेंजेस, रिवर। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी, मतलब जो स्टेट या यूटीज एक दूसरे के कल्चर और लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट में सिमिलर हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल, साउदर्न जोनल में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और यूनियन टेरिटरीज लाइक पुडुचेरी आती है, क्योंकि ये रीजन एक दूसरे के कल्चर और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में सिमिलर हैं। अब जोनल काउंसिल का कंपोजिशन को देखते हैं। इसके चेयरमैन, यूनियन होम मिनिस्टर को चेयरमैन बनाया जाता है। मेंबर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स इन द रेस्पेक्टिव जोन, 2 other minister from each state in the zone, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच ड्यूटीज इन द जोन। एग्जाम्पल, अगर साउदर्न जोन की बात करें तो यूनियन होम मिनिस्टर उसका चेयरमैन होगा और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के सीएम और उनके मिनिस्टर्स भी मेंबर होंगे। एडवाइजर, कुछ लोग एडवाइजरी कैपेसिटी में भी एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन उनका वोटिंग राइट्स नहीं होता। नीति आयोग का नॉमिनेटेड पर्सन, चीफ सेक्रेटरी ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट। अब रोटेशन ऑफ वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन का रोल हर ईयर रोटेट होता है और हर चीफ मिनिस्टर को 1 साल के लिए वाइस चेयरमैन बनाया जाता है। फंक्शन ऑफ जोनल काउंसिल को देखते हैं। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन। जोनल काउंसिल का मेन फंक्शन है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच कोऑपरेशन को प्रमोट करना, ताकि उनके बीच कॉमन इशू और चैलेंजेस को सॉल्व किया जा सके। अगर कोई डिस्प्यूट या प्रॉब्लम है जो एक या ज्यादा स्टेट के बीच है, तो जोनल काउंसिल उसको सॉल्व करने के लिए रिकमेंडेशन दे सकती है। ये काउंसिल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट करते हैं बाय डिस्कसिंग इशू लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक स्टेटरी बॉडी है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के स्टेट के बीच कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के अंदर बनाई गई थी और 8 अगस्त 1972 को इसकी शुरुआत हुई थी। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की फॉर्मेशन को देखते हैं। स्टेटरी बॉडी, ये बॉडी एक स्टेटरी यानी कि लॉ के अंदर बनाई गई बॉडी है जो जोनल काउंसिल से थोड़ी अलग है। इसका मेन पर्पज है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना। इसमें स्टेट्स इंक्लूड हैं असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। सिक्किम को 2002 में ऐड किया गया था। अब कंपोजिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन बनाया जाता है। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द 8 स्टेट इसके मेंबर होते हैं। 3 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर असम के चीफ मिनिस्टर को ये काउंसिल का मेंबर होना है तो वो डायरेक्टली इस काउंसिल में शामिल होते हैं। वैसे ही सिक्किम को 2002 में इंक्लूड किया गया, इसलिए सिक्किम का सीएम भी काउंसिल का मेंबर बन गया। अब फंक्शन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मेन फंक्शन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के स्टेट के बीच कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। यह काउंसिल कॉमन इशू को एड्रेस करता है जो इस रीजन के सभी स्टेट को इफेक्ट करता है।
ये काउंसिल एक यूनिफाइड और कोऑर्डिनेशन रीजनल प्लान बनाने में मदद करता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए कॉमन इंपॉर्टेंस के मैटर को एड्रेस करता है। जैसे अगर असम और मेघालय के बीच फ्लड मैनेजमेंट का इशू हो, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल दोनों स्टेट के लिए एक कॉमन प्लान बनने में मदद करेगी। ये काउंसिल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मेजर्स रिव्यू करती है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कुछ एरियाज में इंसर्जेंसी और लॉज एंड ऑर्डर इशू होते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल उनको एड्रेस करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स को रिव्यू करते हैं।